आप लोग सब? चलो ओके। जब भी आप कोई नया एक्ट शुरू करेंगे, आप अपने टीचर से क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि वो एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और वो कहां तक एप्लीकेबल है। ये 3 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही पूछने हैं भैया अपने टीचर से, ठीक है। अगर ये नहीं पूछा तो क्या पूछा, तो सर ये हमारा एक्ट कब आया, ये आया 1932 ऑफ अक्टूबर को हमारा पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। सर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? पार्टनरशिप एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन हटाने के लिए ऑफ अलोन रिस्क बेयरिंग, अलोन प्रॉफिट बेयरिंग, अलोन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको रिमूव करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सब कोई वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सर ये कहां तक एप्लीकेबल है, ये कहां तक एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है भैया, ये एप्लीकेबल है टू दी होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। पहले ये एप्लीकेबल हुआ करता था इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्योंकि मोदी जी आ चुके हैं एंड इट हैज बीन एप्लीकेबल टू दी होल ऑफ इंडिया। अभी पूरे भारत देश पर ये एज इट इज अप्लाई करता है जैसे पहले किया करता था, मोदी जी के आने की वजह से। अब जब हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुरू करते हैं तो ये 3 यूनिट की बनी हुई कहानी है, ठीक है। ये 3 यूनिट की बनी हुई कहानी है, ठीक है। 3 यूनिट की बनाई हुई कहानी है, ठीक है। ये 3 यूनिट की बनाई हुई कहानी है। और ये क्या कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 3 यूनिट की बनाई हुई कहानी। सबसे पहले जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में चलते हैं, यूनिट नंबर 1। सर तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज अ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर एक बिजनेस करते हैं, याद रखिएगा, बिजनेस करते हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट में उनकी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होती है, ठीक है, और साथ ही साथ उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, तब हम लोग बोलते हैं कि एक पार्टनरशिप है, ठीक है, तब हम लोग बोलते हैं एक पार्टनरशिप है। तो मतलब मैं एकदम सिंपल सी बात बोलता हूं, इन ऑर्डर टू हैव अ पार्टनरशिप, इन ऑर्डर टू हैव अ पार्टनरशिप आपको 5 फीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। 1 2 3 4 5, आपको 5 फीचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। पहले, सबसे पहले आइए सर, इसमें क्या चाहिए? आपको चाहिए एटलीस्ट 2 पार्टनर। अब मैंने बोला ना, मेरे को मैराथन में पढ़ाना है, मैं मैराथन के स्टाइल में पढ़ाएगा, एटलीस्ट 2 पार्टनर। मैं अब जो पढ़ा रहा है तो आपको पूरी की पूरी पढ़ाई ऐसे की जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी पढ़ाई ऐसी की जाएगी कि हम लोग जो जो पढ़ा रहे हैं अब रिलेट कर करके अक्रॉस पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आया ना एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, जैसे ही मैंने बोला कि आपको एटलीस्ट 2 पार्टनर की जरूरत है, ठीक है, तो यहां पर 2 पार्टनर का मतलब क्या है? यहां पर मतलब है 2 मेजर पार्टनर, 2 मेजर पार्टनर। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, तो क्या सर माइनर पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फॉर्म में? तो सुनिए बात क्या बोलते हैं, सेक्शन 30 के हिसाब से माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर, माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर। लेकिन 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 जो माइनर है उसको एडमिट किया जा सकता है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब आप बोलोगे सर बेनिफिट्स क्या? जब एक आदमी माइनर होता है तो उसके पास 3 बेनिफिट्स होते हैं। जैसे पहला, वो प्रॉफिट्स में शेयर कर सकता है, ठीक है। दूसरा, उसको लॉसेस बेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में शेयर कर सकता है। बेटा कोड तो CSG 10 है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर कर सकता है, लॉसेस में शेयर नहीं करना है। उसके बाद वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बुक्स को भी चेक कर सकता है, सारा का सारा काम ये वो कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में रह के वो पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता। मतलब पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडेड रह के, पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडेड रह के वो दूसरों पे केस नहीं कर सकता। नो केस ऑन अदर्स, नो केस ऑन अदर्स। क्या कोड मांग रहा है बेटा? नो केस ऑन अदर्स। वो अपने पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकता पार्टनरशिप फर्म में रह के, उसको उसके लिए अपना कनेक्शन सीवियर करना होगा। अब ये माइनर कभी तो मेजर बनेगा, ठीक है। तो जिस दिन ये माइनर मेजर बनता है उसके 6 महीना के अंतरांत, विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स, हाँ विदिन 6 मंथ्स इसको अपना डिसीजन देना है दैट वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ मेजर पार्टनर या कंटिन्यू नहीं करके वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है। आखिर वो चाहता है तो क्या चाहता है?
ठीक है, उसको यह बताना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए वो नोटिस दे के बोलता है कि उसको पार्टनर नहीं बनना है, ऐसे केस में, ठीक है, उसने माइनॉरिटी में ही पार्टनरशिप छोड़ दी है, उस दिन के बाद से ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर, ठीक है, नो लॉन्गर अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो अब वो पता है क्या कर सकता है, ही कैन सू द पार्टनरशिप फर्म, ही कैन सू द फर्म। मतलब अब जो पुराना पैसा उधारी उधारी सब लेके बैठे थे ना, अब वो सबके लिए आपके ऊपर केस कर सकता है, ही कैन सू द पार्टनरशिप फर्म, वो पूरे पार्टनरशिप फर्म पे अब केस कर सकता है, ठीक है। इफ नो, मान लीजिए अगर वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर, उस केस में लायबल फॉर ऑल एक्टिविटीज, वो अब हर एक्टिविटी के लिए लायबल होगा सिंस द डे एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, सिंस द डे ही वॉज एडमिटेड टू पार्टनरशिप। मतलब ये समझ लो बेटा, जो काम तुमने माइनॉरिटी में भी किया था ना, उसके लिए भी अब तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसा नहीं है कि वो काम तुम्हारा पुराने पाप धुल गए, ऐसा नहीं होगा, पुराने पाप का भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में यह भी होगा, साथ ही साथ उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर था, एग्जिस्टिंग शेयर विल कंटिन्यू, मतलब प्रॉफिट और लॉसेस सेम ही होंगे, और अब प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा, साथ में लॉस भी शेयर करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर पार्टनर मतलब माइनर 6 मंथ्स के बाद साइलेंट रहता है ना, साइलेंट रहता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं ऑटोमेटिक यस। मतलब वैसे केस में वो मेजर पार्टनर ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब आपने देखा, मैंने एक माइनर बोला, उससे पूरा रिलेशन कर दिया, ठीक है, एक सेक्शन ही निपटा दिया पूरा का पूरा। सर दूसरी बात जो आपको पार्टनरशिप फर्म में चाहिए होती है, वो चाहिए होता है एक अग्रीमेंट। अब बेटा अग्रीमेंट के बारे में कुछ ऐसा मैं बताना चाहूंगा कि अग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म में मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। तो आपको जो अकाउंटेंसी में कभी कभार बोला जाता था ना, पार्टनरशिप में अग्रीमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बकवास बात है। पार्टनरशिप में हमेशा अग्रीमेंट होता है, ठीक है। बस फर्क इतना सा है, कभी कभार अग्रीमेंट साइलेंट होता है कुछ कुछ बात में, और कभी कभार अग्रीमेंट वॉयलेंट होता है कुछ कुछ बात में। तो मैंडेटरी। अब ये जो अग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और इसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। हाउएवर दिस इज, सर तो यहां पर ये मैंडेटरी है कि ये पार्टनरशिप डीड होना है, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। हाउएवर रिटन इज रेकमेंडेड, ठीक है, रिटन इज रेकमेंडेड। अब एक और बात सुनिए, ओए सुनो सुनो सुनो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि डीड कोई कोई ओकेजन पर साइलेंट हो किसी टॉपिक पर। ऐसा हो सकता है ना, डीड किसी केस में साइलेंट हो, ठीक है। जब आपके टीचर, आपके अकाउंट्स के टीचर कभी कभार बोलते होंगे ना कि इस केस में डीड है ही नहीं, ठीक है, कभी कभार अकाउंट्स टीचर बोलता होगा कि इस केस में पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं। सुनो सुनो, ओए चुप। तो जब अकाउंट्स का टीचर ये बोलता है ना कि नो डीड इज प्रेजेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि डीड एक्चुअली में है नहीं, इसका मतलब होता है डीड इज साइलेंट। तो अगर डीड साइलेंट होता है तो आप फॉलो करते हो सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो सेक्शन नंबर 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है जब डीड साइलेंट होती है, ठीक है, मैं बताता हूं क्या होता है। वैसे केस में पार्टनर्स प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वल शेयर करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिनिमम मिलता है 6% पर एनम पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ तभी मिलता है इफ देयर इज प्रॉफिट। कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता, नो रेम्यूनरेशन मतलब कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 5, पार्टनर इज इंडेमनिफाइड, पार्टनर को इंडेमनिफाई किया जाता है फॉर एनी लॉस और एक्सपेंसेस जो वो इंकर कर रहा है, पूरा पैसा उसको रिफंड कर दिया जाता है। और एक और 6,
कंपेंसेट फॉर नेग्लेक्ट। अगर किसी एक पार्टनर के नेग्लेक्ट की वजह से पार्टनरशिप फर्म को कोई नुकसान हुआ है तो उस पार्टनर को सारा का सारा पैसा उसको चुकाना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया भैया सेक्शन पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या चाहिए होता है? देखो एक पेज में भयंकर हो रहा है। अच्छा, एटलीस्ट 2 पार्टनर और इनके बीच में होना चाहिए एक बिजनेस। अब बिजनेस के पास मेरे पास कुछ भी नहीं है राइट करने के लिए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बिजनेस एक तो लॉफुल होना चाहिए और दूसरा फॉर प्रॉफिट ओनली होना चाहिए। मतलब आप यहां पर नॉन प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं कर सकते, इट हैज टू बी फॉर प्रॉफिट ओनली। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है कि देयर हैज टू बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एक बात देखना, नोटिस करना, यहां पर सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, शेयरिंग प्रॉफिट्स, लॉसेस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं। एक तो बगल ही में लिखा हुआ है माइनर, इसलिए उन्होंने यहां पर प्रॉफिट्स के आगे उसको इंक्लूड नहीं किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, सर ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी आपको डिफाइन किया गया है, म्यूचुअल एजेंसी आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में। म्यूचुअल एजेंसी आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 में ऑफ द व्हाट शुड आई से ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। म्यूचुअल एजेंसी बात करता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी ये बोलता है फॉर द एक्ट ऑफ एवरी पार्टनर all the other partners are equally responsible। ये म्यूचुअल एजेंसी is the cardinal principle, is the cardinal principle of, it is the cardinal principle of partnership, है ना? इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और ये है भैया क्या? कंक्लूसिव एविडेंस कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है। वन फॉर ऑल फॉर वन। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन। सर एक बार इंग्लिश में बोल दीजिए। फॉर द एक्टिविटी ऑफ एनी पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स, फॉर द एक्टिविटी ऑफ एनी पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स आर, फॉर द एक्टिविटी ऑफ ऑल एनी ऑफ द पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स आर, ध्यान से सुनना, equally, jointly and severely responsible। jointly और severely responsible, jointly और severely responsible। हो गया? ठीक है, jointly और severely responsible। बेटा मैं खिचड़ी बहुत मन से खाता, मेरे को तो बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट के सामने मैं स्टिकर लगाना चाहूंगा, एक पॉइंट के सामने मैं स्टिकर लगाना चाहूंगा, वो है ये पॉइंट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की जब बात आती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स की जब बात आती है बेटा, तो प्रॉफिट्स जो शेयर होते हैं, तो मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मेक यू अ पार्टनर। ये बात याद रखिएगा, जस्ट बिकॉज मैं किसी के साथ प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं, मियर sharing of profit does not make partner, does not make partner। अब इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे, याद है कि mere sharing of profit does not make you a partner। सर कौन कौन से एग्जाम्पल थे, याद है? चलो ले लेते हैं एक बार। सर पॉइंट नंबर 1 इसमें था सर्वेंट। अगर मैंने घर पर कोई सर्वेंट रखा है और उसको मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज वो सर्वेंट मेरे लिए काम कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा पार्टनर बन गया। ठीक है, दूसरा विडो ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, विडो या चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, जिसको सेक्शन नंबर 37। सर फिर सर आप रिलेशन, सर आज तो सर आप हद्दी कर दे रहे, आज तो सर आपको कुछ हो गया है सर। आज या तो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाना, या कोई तो बात है, आज तो आपका रिलेशन रुक ही नहीं रहा, आज रुकेगा भी नहीं बेटा,
आज रिलेशन रुकेगा भी नहीं। विडो ऑफ अ डिसीज्ड चाइल्ड को जो सेक्शन नंबर, थैंक यू सो मच बेटा, विडो ऑफ अ डिसीज्ड चाइल्ड को जो सेक्शन नंबर 37 में जब ऑप्शन मिलता है सामान लेने का या पैसा ले लेने का, वो भी पार्टनर नहीं है। पॉइंट नंबर 3 बेटा, पॉइंट नंबर 3 बताएगा कोई मेरे को? पॉइंट नंबर 3 मेरे को बताएगा? सेलर ऑफ गुडविल। सेलर ऑफ गुडविल, जो आदमी अपना गुडविल पार्टनरशिप फर्म को बेच दिया है, बेच के चला गया है, बेच के चला गया है, ठीक है, बेचकर चला गया है, वो भी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटी, ठीक है, तो उसको भी पार्टनर का दर्जा नहीं मिलता। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेंडर ऑफ मनी। अगर किसी बैंक ने मेरे को लोन दिया है और आज वो बैंक को मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूं अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के, तो वो आदमी, ठीक है, वो आदमी वो बैंक मेरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन जाता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मैंने जो एरो खींच के ऊपर गया हूं ना सेक्शन नंबर 37 में, तो चलो आओ उसको थोड़ा सा छेड़ देते हैं। अरे बाबा, ये तो बहुत बड़का हो गया। तुम आओ छोटू, तुमको छोटा करें, तुम इधर आओ, अब तुमको खींचेंगे। हाँ, अरे इधर आओ, भाग कहाँ रहे हो, इधर आओ। हाँ, अभी ठीक है। तो भैया ये सेक्शन नंबर 37 आखिरकार है क्या? ये जो सेक्शन नंबर 37 है पार्टनरशिप एक्ट का, अरे बहुत मोटा है पेन, थोड़ा पतला करो, ठीक है। ये जो सेक्शन नंबर 37 है पार्टनरशिप एक्ट का, ये किसको अप्लाई करता है? ये अप्लाई करता है ऐसा पार्टनर जो मर गया है, ठीक है, ऐसा पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी विडो को या उसके चाइल्ड को, ऐसा पार्टनर जो रिटायर कर रहा है, या ऐसा पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, उसके लिए है सेक्शन नंबर 37, जिसको पार्टनरशिप फर्म फेल्स टू पे बैक, ठीक है, उनका जो हिस्सा है उसको पार्टनरशिप फर्म पे बैक नहीं कर पा रहा, तो उनको दो ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, उनको दो ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, हाँ, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऑप्शन, या विडो को ऑप्शन क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर 1, ये वापस से लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विडो लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर तो लिख दिया ना, डेथ या वाइफ। ऑप्शन 1 क्या है? शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन सेम रेशियो एज बिफोर, बट फिर भी तुमको पार्टनर का दर्जा नहीं मिलेगा। तुम प्रॉफिट और लॉसेस सेम रेशियो में शेयर करो फ्यूचर में, लेकिन तुमको पार्टनर का दर्जा नहीं मिलेगा। या ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ट्रीट द अमाउंट एज अ लोन with 6% इंटरेस्ट पर एनम 6% इंटरेस्ट पर एनम, एक पन्ने में, ठीक है, ये एक पन्ने में पूरा पार्टनरशिप एक्ट का सार मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दिया, ठीक है, पूरा एक पन्ने में पूरा सार दे दिया पार्टनरशिप एक्ट का, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज इसमें और है, ठीक है, एक चीज इसमें और है, वो मैं यहां पर लिंक करूंगा। देखिए, अब जब आप पार्टनरशिप बना रहे हो ना, जब आप पार्टनरशिप बना रहे हो, तो उसमें और एक चीज आती है कि आप किस टाइप की पार्टनरशिप बनाओगे। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप ना दो तरीके के बेसिस पे डिफाइन होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। जब ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आती है तो बेटा इसमें दो तरह की पार्टनरशिप होती है। एक है सेक्शन 7 के तहत,
ठीक है, सेक्शन 7 के तहत पार्टनरशिप एट विल। अब सर पार्टनरशिप एट विल मतलब जो मर्जी पे चल रही है, जो तब तक चलेगी जब तक पार्टनरशिप चलना चाहती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व इट बाय अ नोटिस। कोई भी एक पार्टनर इसको डिसॉल्व कर सकता है, उसको बस पार्टनरशिप फर्म को एक नोटिस देनी है। ठीक है, दूसरी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होती है बेटा, ये थोड़ा सा हाईलाइट मार दो इसको, अरे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया, थोड़ा छोटा। हाँ, दूसरी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, कौन सी पार्टनरशिप भैया? फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। तो यहां पर जब आपका फिक्स पीरियड ओवर हो जाता है तब वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप पीरियड के पहले बंद होना कर, और ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व कहां था? ये ऑटोमेटिक डिसॉल्व है सेक्शन नंबर 41, 42, 43, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं, लव यू टू बेटा, अगर आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो आपको चाहिए अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर, अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर, अगर आप समय से पहले बंद करना चाहते हैं तो। लेकिन सर 43 नहीं है बेटा कोड, 44 है कोड। लेकिन सर आपने बोला 43 में बंद करते हैं, ये बात तो सर थोड़ा समझ में नहीं आया सर, इसका मतलब क्या है सर? तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मौसम है सुहाना, हमें एरो खींच के है आना, तो हम लोग एरो खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरो खींच के तुमको सिखा देंगे, बस एरो ही तो लगाना है। ये लगा एरो, यहां मारेंगे स्टिकर और स्टिकर से तुमको समझा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। लो स्टिकर मार दिया, अब स्टिकर में समझा देंगे, अब स्टिकर को बड़ा कर देंगे। देखिए अब स्टिकर होगा बड़ा, मैजिक से स्टिकर बड़ा हो गया, बस अब स्टिकर में बात करके खत्म कर देंगे। ठीक है, उसको तुम छोड़ो, अभी नीचे की बात करते हैं। सर पर्पस के बेसिस पर कितने तरह के पार्टनरशिप होती हैं? पर्पस के बेसिस पर 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है बेटा जनरल पर्पस। सर जनरल पर्पस पार्टनरशिप जिसका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, जिसको बनाया किस पर्पस से गया, अच्छा ठीक है आज कर दिया, कल कम, मतलब आज खोला, अब इसमें सिर्फ पैसा कमाएंगे, तब तक बिजनेस चलाएंगे जब तक मन है। एक होती है जनरल पर्पस पार्टनरशिप, और सर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है सर, पर्टिकुलर पर्पस वाली जो पार्टनरशिप होती है ना, इसमें एक पर्टिकुलर पर्पस होता है आपकी पार्टनरशिप को चलाने का, और जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है ना तो द पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। सर ये डिसॉल्व आप बहुत बार बोल रहे हैं, हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आप चीटिंग कर रहे हैं, हम ठीक कर देते हैं। इसका तार यहां से जोड़ दो, इसका तार यहां से जोड़ दो, और उसका तार तो ऊपर जुड़ा ही हुआ है, चलो आओ। सर ये डिसॉल्व का मतलब क्या है? सर समझ में नहीं आ रहा, डिसॉल्व अभी ठीक कर देते हैं। सर डिसोल्यूशन में, डिसोल्यूशन का मतलब होता है धंधा बंद होना। सर अब 2 तरह का डिसोल्यूशन होता है, एक होता है डिसोल्यूशन फर्म का और एक होता है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस क्लोज, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पेलिंग बड़ी है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब रिलेशनशिप चेंज, ठीक है, रिलेशनशिप चेंज मतलब खाली हमारे बीच के संबंध चेंज हो रहे हैं। ठीक है, खाली हमारे बीच के संबंध चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैं और जूम कर रहा हूं, पेन और पतला करूंगा। ठीक है सर, बिजनेस क्लोज में आप हमें यह बता दीजिए बिजनेस कैसे क्लोज होता है। बिजनेस मैं बताऊंगा आपको बिजनेस कैसे क्लोज होता है। सर एक है सेक्शन 40, एक है 41, एक है 42। ठीक है, एक है 40, एक है 41, एक है 42, एक है 43 और फिर आता है 44। ठीक है सर, 40 सेक्शन में क्या होता है?
पार्टनर्स वॉलेंटरी अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से साथ में वोटिंग करके धंधा बंद कर देते हैं। 41 में क्या आता है? 41 में आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कुछ ऐसे नहीं, सिर्फ 2 ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पार्टनर को मैंडेटरी बिजनेस को बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो भैया कौन से 2 केसेस में ऐसा होता है? ठीक है, कौन से ऐसे 2 केसेस में ऐसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। एक, जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ठीक है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ठीक है, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, आपका बिजनेस हो गया है अनलॉफुल। तो ऐसे 2 केसेस में, ठीक है, ऐसे 2 केसेस में पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा वाला 42 में हुआ कंटिंजेंसीज। सर कंटिंजेंसीज का मतलब वो चीजें होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सर अब ये क्या होती है कंटिंजेंसी, थोड़ा बता दीजिएगा। कंटिंजेंसी क्या होती है थोड़ा बता दीजिएगा। मैंने बोला बिल्कुल बता देता हूं, पर उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूं। कंटिंजेंसी ना लिखने के लिए मेरे को जगह चाहिए और मैं इसी में लिखना चाहता हूं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, 43 को यहां से मिटा देता हूं, 43 मैं यहां पर डाल देता हूं और कंटिंजेंसी में यहां डिस्कस कर लूंगा। सर कंटिंजेंसी कैसी होती है पता है? कंटिंजेंसी मतलब पहला, आपका जो फिक्स पीरियड था वो फिक्स पीरियड ओवर हो गया, ठीक है, सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई, ठीक है, सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई, एक साथ सब मर गए, ठीक है। और कंटिंजेंसी क्या होता है? आपने पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया था, पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट हो गया, पर्टिकुलर पर्पस कंप्लीट हो गया, तो ये सारी चीजों को कंटिंजेंसी बोला जाता है, ये सारी चीजों को कंटिंजेंसी बोला गया है। नहीं वहीं लिखूंगा, क्यों दूसरी जगह लिखूंगा, ठीक है। अब क्यों अरे 43 में कुछ लिखना नहीं है ना। 43 में क्या लिखा हुआ है? 43 में बोला है कि डिसोल्यूशन इन केस ऑफ पार्टनरशिप बाय विल। अगर विल पार्टनरशिप है, अगर विल वाली पार्टनरशिप है, तो उसमें तो कोई एक पार्टनर भी पार्टनर्स को नोटिस देके पूरे पार्टनरशिप फर्म को बंद करा सकता है, अगर विल वाली पार्टनरशिप है तो नोटिस यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट में। सर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 44, जिसमें कोर्ट पार्टनरशिप को डिसॉल्व करता है। सर तो कोर्ट पार्टनरशिप को कब डिसॉल्व कर सकता है? ध्यान से सुनिएगा, जब कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो कोर्ट के केस में? कोई पार्टनर इंसेन हो जाए, परमानेंटली उसका दिमाग खराब हो जाए, परमानेंटली इंसेन हो जाए, प्रोवाइडेड वो एक्टिव पार्टनर है, आप कोर्ट के पास जाके उसका नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड या बाकी पार्टनर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया है, प्लीज पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दीजिए, तो कोर्ट में डिसॉल्व। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी। सर आपका जो एक्टिव पार्टनर है उसकी टांग कट गई, हाथ कट गया या कुछ ऐसा हो गया जिससे परमानेंटली अब वो बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। फिजिकल, ऊपर वाला मेंटल है पॉइंट नंबर 1, ये फिजिकल है। तीसरा, मिसकंडक्ट, ठीक है, आप किसी पार्टनर ने किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पर या कोई जगह जाकर कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का रेप्यूटेशन खराब हो रहा है, किसी को गाली दे दी या कुछ ऐसा दे दिया जिससे ब्रांड का नाम खराब हो रहा है एज अ पार्टनरशिप फर्म, उसको बोलते हैं मिसकंडक्ट, तो उस ग्राउंड पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। फिर आता है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। सर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट मतलब पार्टनर को कोई काम बोला गया है और वो बार बार उस काम को नजरअंदाज कर रहा है, उसको परफॉर्म नहीं कर रहा। सर जैसे सर बुक्स बनाने बोला, बुक्स नहीं बना रहा, पैसा चोरी कर ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से, एम्बेजलमेंट कर ले रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के नाम खराब कर रहा है, पब्लिक की हानि वाली एक्टिविटी में काम कर रहा है। आपको सब उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है एम्बेजलमेंट का, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मीटिंग में डिले कर रहा है, बुक्स गलत बना रहा है, ये सारी चीजें इस हेडिंग में आती हैं। उसके बाद लास्ट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट,
आज पता नहीं गुप्ता जी को क्या हो गया है, आज तो लग रहा है गुप्ता जी आग ही लगा देंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या सर इसमें भी कुछ बोलोगे अब? हाँ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो आप पार्टनरशिप फर्म में करते हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो आप पार्टनरशिप फर्म में करते हो, वो अलाउड तभी होता है जब ऑल पार्टनर अप्रूव करें। तो अगर आपने पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिना पार्टनर के परमिशन के लिए किया है तो उसको डिसोल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 क्या बोलता है? क्या आप पार्टनरशिप फर्म में अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है। उसके बाद जिस आदमी को आप ट्रांसफर करोगे वो ओनली प्रॉफिट एंड लॉसेस ही शेयर करेगा। नो इंटरफेरेंस इन बिजनेस, नो इंटरफेरेंस इन बिजनेस। बुक्स भी छू नहीं सकता और बुक्स को भी हाथ नहीं लगा सकता, एकदम बुक्स को भी छू नहीं सकता। लेकिन जब वो ट्रांसफरर जिससे उसने सामान लिया है, अगर उस ट्रांसफरर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए या वो रिटायर करे या पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाए, उस समय बुक्स को चेक कर सकता है टू डिटरमाइन हिज शेयर, टू डिटरमाइन हिज शेयर, ठीक है। आइए सर, रिलेशनशिप चेंज, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर ये कहां दिया हुआ था? सर ये कहां दिया हुआ था? सबसे पहले आया सेक्शन 31 जो बात करता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में घुसता है, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में घुसता है तो वो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी के लिए लायबल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन। नया पार्टनर लाने के लिए चाहिए होता है कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब तक सबका कंसेंट ना मिले तब तक पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर नहीं आ सकता। फिर आता है बेटा सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 बात करता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पार्टनर को रिटायर पार्टनर तभी कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, जब पार्टनर सब पार्टनर का कंसेंट ले ले, सारे के सारे पार्टनर का, कि मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ना चाहता हूं, ठीक है, और पार्टनर्स को नोटिस दे दे कि मैं जा रहा हूं। साथ ही साथ रिटायर होने वाले पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। सर रिटायरमेंट के टाइम पे पब्लिक नोटिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना तो आप कंटिन्यू टू स्टे लायबल रहोगे फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सर गाइस प्लीज चलो पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग को बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं परसों, कल मतलब, सॉरी। फिर आता है सेक्शन नंबर 33। सर सेक्शन नंबर 33 बात करता है एक्सपल्शन के बारे में। सर क्या आप पार्टनरशिप फर्म से, गाइस क्या आप पार्टनरशिप फर्म से किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं? आप पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को निकाल सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनरशिप फर्म से रिमूवल में जेम होना चाहिए जी, वो रिमूवल गुड फेथ में होना चाहिए। ई, आपका जो अग्रीमेंट था ना, ये वाला अग्रीमेंट, ठीक है, ये जो अग्रीमेंट था, ये अग्रीमेंट जो पार्टनरशिप फर्म में आपका था, उसमें ये पावर होनी चाहिए, उसमें ये पावर होनी चाहिए कि सामने वाला, सुनो, उसमें ये पावर होनी चाहिए, अरे सुनो तो, उसमें ये पावर होनी चाहिए अग्रीमेंट में दैट द पार्टनर कैन बी रिमूव्ड, और लास्ट में वो मेजॉरिटी से होना चाहिए। GEM, गुड फेथ, एक्सप्रेस नोटिस और मेजॉरिटी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 34, सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात करता है बेटा इंसॉल्वेंसी के बारे में, ठीक है, इंसॉल्वेंसी के बारे में। सर इंसॉल्वेंसी मतलब, ठीक है,
इंसॉल्वेंसी मतलब जब कोई आदमी गरीब होता है, सुनिएगा, जिस दिन एक पार्टनर गरीब हो जाता है उस दिन पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर से सारे रिश्ते नाते खत्म कर देती है। जिस दिन आप गरीब हुए, योर एस्टेट इज नो लॉन्गर लायबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप, सिमिलरली द पार्टनरशिप इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर योर एस्टेट। आपका रिश्ता नाता खत्म। ऑन इंसॉल्वेंसी द पार्टनरशिप फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। अरे भाई सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। द पार्टनरशिप फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, अपनी मर्जी से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू अगर डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी। नेक्स्ट, सर इंसॉल्वेंसी पे कोई भी पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट से ही आप जाके ऑर्डर लेके आते हो इंसॉल्वेंट होने का, तो नो पब्लिक नोटिस इज नीडेड। नेक्स्ट सर, उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35, आखिरी सेक्शन, डेथ का। सर एक बार आप मर गए ना तो पार्टनरशिप फर्म में आपका रिश्ता नाता खत्म। डेथ पे आपको कोई पब्लिक नोटिस देने की दरकार नहीं है, फ्रॉम द डे यू डाई। ठीक है, आपका जो एस्टेट है या आपका जो शेयर है वो पार्टनरशिप फर्म में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नाता रिश्ता खत्म है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी पार्टनरशिप फर्म में, इट इज ओवर। ठीक है, लेकिन उस दिन के पहले के जो भी एक्टिविटी है उसके लिए आपका जो हिस्सा है ना पार्टनरशिप फर्म में, वो लायबल होगा। ये कहानी मैं याद कैसे कराता हूं, देखो 31 में पहले पार्टनर आता है, फिर या तो वो अपनी मर्जी से छोड़ के 32 में चला जाता है या उसको लात मार के 33 में निकाल दिया जाता है। अब पार्टनरशिप तो गया, बिजनेस तो गया, तो गरीब तो होना ही है, फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और गरीब आदमी ज्यादा दिन जिंदा थोड़ी ना रहता है, फिर वो 35 में मर जाता है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, खूबसूरती देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करके खूबसूरती देख लिया। लेकिन सर सुनिए सर, नहीं ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे नहीं सर, सर ऐसे नहीं होगा सर। सर आप कुछ मिस कर रहे हो सर। क्या मिस कर रहा हूं मैं? नहीं सर नहीं सर, आप कुछ मिस कर रहे हो, आप याद करो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, रुको मैं याद करता हूं, मैं क्या मिस कर रहा हूं सर। वहां पे 2 वर्ड लिखे हैं जो आप मिस कर रहे हो। मैंने बोला कौन सा वर्ड मिस कर दिया बाबा मैं? बोला सर आप 2 वर्ड मिस कर दिए। आपने यहां पार्टनर नहीं देखा सर, यहां पार्टनर लिखा था। मैंने बोला अच्छा। बोला सर आपने यहां अग्रीमेंट नहीं देखा, यहां अग्रीमेंट लिखा था। मैंने बोला ऐसा है क्या? चलो देख लेते हैं। डेथ और इंसॉल्वेंसी दोनों में डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अगर डीड में लिखा है कि पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगी, देन पार्टनरशिप विल कंटिन्यू। सर तो आप 2 लाइन खींच दो ना। ठीक है बेटा, खींच देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लो एक तो इधर खींच दिया, अभी खींच देता है, तूने रोता काहे को है? एक इधर खींच दिया। सर एक तो इधर भी खींच दो। लो एक तो इधर खींच दिया। लो ठीक है सर, दोनों जगह स्टिकर लगा दो सर। लाओ अभी स्टिकर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम रोता काहे को है? एक तो स्टिकर इधर मारते हैं, आ जाओ। ये एक इधर स्टिकर लगा, एडिट। ठीक है, लंबा करो। हाँ, आपको अगर बोला ना कि सर स्टिकर दिखाई नहीं दे रहा, बेटा आंख में स्टिकर भर देंगे। अब बता दिए, ज्यादा स्टिकर देखने का शौक है तो। ठीक है, सुनो सर, तो अग्रीमेंट वाले में आपने क्यों रुकाया? आप मेरे को एक बात बताइए कि पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। सर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन डालते हो? सर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आप डालते हो, अरे बाबा पेन का साइज तो देखो। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में आप डालते हो नेम ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, नेम ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, नेम ऑफ फर्म। ठीक है, नेम ऑफ फर्म। और क्या डालते हो बेटा? और क्या डालते हो? नेम ऑफ पार्टनर, नेम ऑफ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 4 कैपिटल ईच पार्टनर का।
ठीक है। 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, ठीक है। 6 फिर नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मेरे को डालना था, सबसे ले अंधी लिख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को डालना था, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट एग्जैक्टली राइट टू एक्सपेल पार्टनर्स, क्या आप पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट राइट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, कि पार्टनर्स बिजनेस से रिटायर कैरी कर सकते हैं। ये बेटा पूरा और डिसीजन ऑन डेथ और इंसॉल्वेंसी, कि भाई डेथ और इंसॉल्वेंसी पर क्या पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगा या क्या वो बंद हो जाएगा। डीड में ये सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ प्रोसीडियर फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन क्या होगा बोलो। अभी सेटिस्फाइड, हाँ, रेम्यूनरेशन इफ एनी, सर सबसे पहले आते हैं एक्टिव पार्टनर मतलब वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। इनके ऊपर राइट और ड्यूटी सारी की सारी रहती है पार्टनर्स की, और ये थर्ड पार्टी को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बीबीएच बाप बैठे हैं, ठीक है। दूसरा सर, फिर आते हैं स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। सर स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर मतलब ऐसे पार्टनर होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म में नाम और पैसा तो देते हैं बट ज्यादा काम नहीं करते, पार्टनर्स में रिलैक्स करते हैं। क्या ये थर्ड पार्टी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इनको ना कभी भी सर सुनिए ना, इनको ना रिटायरमेंट के वक्त कभी भी पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। सर एक और बात सुनिएगा, ध्यान से भूलिएगा मत मेरी, एक्टिव पार्टनर के ऊपर एक और सेक्शन बना हुआ है 24, जो ये बोलता है दैट नोटिस टू एन एक्टिव पार्टनर इज नोटिस टू फर्म, कि एक्टिव पार्टनर को नोटिस, पार्टनरशिप फर्म को नोटिस है इफ नॉट कमिटेड फ्रॉड, अगर उसने कभी भी फ्रॉड में या तो कमिट नहीं किया है या फ्रॉड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर उसने कभी फ्रॉड कमिट किया है या फ्रॉड में पार्टिसिपेट किया है, देन नोटिस टू हिम इज नॉट नोटिस टू पार्टनर। इसको मैं पूरे पोर्शन को हाईलाइट कर दे रहा हूं जिससे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। चलो अगले पे चलते हैं, ठीक है, चलते हैं भैया। सुनो, कोई मांग रहा है ना नोट्स। चलिए तीसरा, सर तीसरा टाइप ऑफ पार्टनर कौन होता है? सब पार्टनर। सर सब पार्टनर का मतलब वो होता है जो ओरिजिनल पार्टनर का पार्टनर होता है। ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं होता, उनमें से किसी एक पार्टनर का पर्सनल पार्टनर होता है ये, तो इसको बोलते हैं सब पार्टनर, सबका पार्टनर, ठीक है। क्या ये सब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बिल्कुल नहीं। सर उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। सर नॉमिनल पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो सिर्फ नाम का पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, उसने पार्टनरशिप फर्म को अपना नाम दिया है, वो वहां काम नहीं करता, उसने सिर्फ नाम दिया है पार्टनरशिप फर्म को अपना, ना वो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयर करता, ना वो लॉसेस शेयर करता, और इनफैक्ट पर वो थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एज पर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग भी यही लिखेंगे दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी। अब इंस्टीट्यूट जो बोले वो मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, आउटगोइंग पार्टनर।
सर आउट गोइंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जा रहा है। अब ये छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, ये छोड़ के जा रहा है मौत की वजह से भी हो सकता है, ये छोड़ के जा रहा है इंसॉल्वेंट की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। सर फिर आता है पॉइंट नंबर 6, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। चलो, तो सर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली का मतलब ऐसे पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, मतलब ये सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए आए हैं, ये लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद आता है आखिरी टाइप ऑफ पार्टनर जिसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। अगर मैं कोई पार्टनर का टाइप भूल रहा हूं तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा। पार्टनर बाय एस्टॉपल, सर पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब एक ऐसा पार्टनर है जो एक्चुअली में पार्टनर है नहीं, बट किसी ने उसको अपने बिहेवियर से या वो अपने वर्ड्स स्पोकन या रिटन से ऐसा दिखा रहा है कि वो पार्टनर है, ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर। तो ऐसे केस में दैट पर्सन बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी। अगर आपको याद हो तो एलएलपी के चैप्टर में भी आपने पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पढ़ा था, सेक्शन नंबर 29 ऑफ एलएलपी में, सॉरी 29 होल्डिंग आउट के केस में। ठीक है, वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है, सेम दोनों ही पार्टनरशिप है तो वो भी यहां पर आ जाएगा। सर एक और फालतू सा टाइप है इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो नया पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है, जिसको एडमिशन बोलते हैं। मेरा बाबा लिस्ट खत्म है भाई। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली लायबल टू थर्ड पार्टी, तो द आंसर इज यस लायबल, बट कौन सा? अदर देन माइनर, अदर देन माइनर। क्योंकि भाई देखो, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में मैं पार्टनर हूं, ठीक है, और मैंने बोल के रखा है आई एम पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, मैंने बोल के रखा है कि आई एम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अब अगर मैं चाहूं तो मैं पार्टनरशिप फर्म अगर छोड़ भी रहा हूं, लॉजिकली सोचो, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, तो वो तो अंदर वालों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ना, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, बाहर वालों के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होऊंगा ही मैं लिखा हूं अदर देन माइनर। क्या मैं माइनर हूं? नहीं, बट मैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट तो हो सकता हूं ना। आपके दिमाग में यह रहता है कि जब आपने पार्टनर्स इन प्रॉफिट सुना तो वो माइनर ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी मैं बाहर गया तो बाहर एक बच्चा था छोटा सा, ठीक है, बाहर एक छोटा सा बच्चा था, तो उसने मेरे को रोका, उसने बोला भैया भैया, मैंने बोला बोलो, ठीक है, उसने बोला कि भैया आप अंदर तो बहुत अच्छा पढ़ाए, लेकिन भैया आप हमको एक चीज बताइए। मैंने बोला बोलो बेटा, ठीक है, कि ये जो 5 चीजें आपने लिखी, ये जो 5 चीजें आपने लिखी, ये 5 चीजों से होगा क्या? ठीक है, ये 5 चीजों से होगा क्या? ठीक है, तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, पार्टनरशिप बन जाएगा, पार्टनरशिप बन जाएगा। उसने बोला भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, पार्टनरशिप बनाने के लिए तो, पार्टनरशिप बनाने के लिए तो भैया रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। मैंने बोला भग पगले, ऐसा थोड़ी ना होता है। उसने बोला नहीं नहीं भैया आपको नहीं पता है, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। मैंने बोला पगले ऐसा नहीं होता है। उसने बोला नहीं भैया होता है। मैंने बोला पगले नहीं होता है। उसने बोला भैया आप झूठ बोल रहे हो। मैंने बोला रुक मैं तुझे बताता हूं, ठीक है, मैंने बोला रुक मैं तुझे बताता हूं, मैंने बोला रुक मैं तुझे बताता हूं। उसने बोला ठीक है भैया आप बताओ। सुनो सर, अब बात क्या हुई, अब बात क्या हुई कि एक मैंने, उसने बोला सेक्शन 30 है पार्टनरशिप का, जो बात करता है क्या चीज के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो क्या चीज के बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, जो क्या चीज के बारे में बात करता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में।
अब आएगा तो अच्छा है, अपना सब्सक्राइबर बढ़ेगा। ठीक है, जो बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो साफ साफ बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल। तो मैंने उस जब बच्चे को बोला कि रे गधे, तेरे को पता नहीं है, ठीक है, कि ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो ऑप्शनल है, ठीक है, तो वो मेरे को बोलता है नहीं भैया ऐसा नहीं है, अच्छा सॉरी भैया ऐसा नहीं है, वो ऑप्शनल नहीं है। मैंने बोला ऑप्शनल है बेटा। तो फिर उसने बोला सर तो आप ये बताओ, ठीक है, कि फिर आदमी कराता क्यों है, अगर ऑप्शनल है तो फिर कराता क्यों है। मैंने बोला क्योंकि एक सेक्शन नंबर 69 है जो रजिस्ट्रेशन ना कराने से कॉन्सिक्वेंसेस कर देता है टू पार्टनर्स, कॉन्सिक्वेंसेस कर देता है टू पार्टनर्स। उसने बोला अच्छा भैया, मैंने बोला हाँ, मैंने बोला पता है तेरे को 3 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसने बोला भैया बताओ कौन से। सर अब क्या होगा सर, ठीक है, क्या क्या कर सकता है। पहला, कैनॉट सू एनी थर्ड पार्टी, जो फर्म है वो किसी बाहर वाले पर केस नहीं कर सकता, लेकिन 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 बाहर वाला फर्म पर केस कर सकता है। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैनॉट सू ईच अदर, पार्टनर एक दूसरे पर केस नहीं कर सकते और पार्टनर्स फर्म पर भी केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैनॉट क्लेम म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। सर जिसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बोलते हैं ना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, वो भी पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ अप टू ₹100 पॉसिबल है, अप टू ₹100 के बियॉन्ड वो भी पॉसिबल नहीं होगी। तो सर इसी के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया। और बताओ कुछ बचता है क्या, और बताओ कुछ बचता है क्या। अब एक काम करते हैं, जो हमारी किताब है ना, जो हमने इतना पैसा दे के प्रिंट करवाई है, एक बार उसको भी खोल लेते हैं, एक बार उसे भी थोड़ी इज्जत दे देते हैं, वो भी तो किसी पर्पस के लिए बनी है ना, एक बार उसको भी खोल लेते हैं। इसी को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, इसी को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा किताब को भी थोड़ा खोल लेते हैं। वो भी बेचारी बोल रही है हमको तो तुम ऐसे फोकटिया में लेके आ गए हो, तो फायदा क्या हुआ हम पे पैसा खर्चा करने का इतना। ठीक है, तो ये है ओके। लेकिन भाई हुआ क्या पता है, जब मैं ये सब लिख लिया ना, तो मैं जैसे ही अभी बाहर गया तो मेरे को एक अननोन नंबर से फोन आया। मैंने बोला बोलो हेलो। बोला हेलो। बोला मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने बोला पूछिए। उसने बोला आपने बोला म्यूचुअल एजेंसी। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला सर क्या पार्टनर की हर एक्टिविटी के लिए बाकी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो उसने बोला तो सर ये डिसाइड कैसे होता है फिर। मैंने बोला रुक बताता हूं। तो भैया क्या हुआ, जब मैं म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा रहा था ना, वन फॉर ऑल फॉर वन, तो किसी ने मेरे से पूछा कि सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी के लिए सब पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन से पार्टनर के लिए सब पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, ये पता कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने बोला भैया सिंपल है, जो एक्टिविटी पार्टनर्स की अथॉरिटी के अंदर होगी उसके लिए फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। जो चीज पार्टनर की अथॉरिटी के अंदर होगी। तो लोगों ने मेरे से पूछा फर्म इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, पार्टनर्स अथॉरिटी के फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। सर लेकिन अथॉरिटी डिसाइड कैसे होगी।
एक होती है एक्सप्रेस अथॉरिटी और एक होती है भैया इंप्लाइड। सर एक्सप्रेस वाली अथॉरिटी तो जो होती है वो अग्रीमेंट में लिखी होती है, लेकिन जो इंप्लाइड वाली अथॉरिटी होती है वो कैसे समझे? जो इंप्लाइड वाली अथॉरिटी होती है बेटा वो लिखी होती है सेक्शन 19, वो लिखी होती है सेक्शन 19 रेड विथ सेक्शन 22, जो बोलती है कोई भी चीज इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर तब होती है, कोई भी चीज इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर तब होती है जब उसमें कन होता है, मतलब वो कॉमन बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है, यूजुअल मैनर पे किया होना चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म, इट शुड बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। अगर उसमें ये 3 फीचर हैं, अगर उसमें ये 3 फीचर है तब फिर वो इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर आती है। डन, ठीक है। 22 सर अब पता है क्या किया है इंस्टीट्यूट ने? अब उस बच्ची ने मेरे से पूछा पर गुप्ता जी ऐसे थोड़ी ना होता है, आप मेरे को एक लिस्ट दे के बताओ ना कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी हैं और कौन सी बाहर से हैं। मैंने बोला देखो बिटिया रानी तुम बहुत चीज पूछ रही हो हमसे फ्री में। बोला अरे गुप्ता जी बता दो ना एग्जाम है। मैंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बता देते हैं, कोई बात नहीं। बोला सर प्लीज बता दो ना एग्जाम है। बोला ठीक बता देते हैं, ये बहुत मोटा हो गया है। तो मैंने उसको बता दिया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं विच आर विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी, विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी, मैं आईए बोल रहा हूं, अब आई होप इतना तो समझ लेंगे, और कुछ हैं जो है आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी, आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी। तो सर जो एक्टिविटी विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी है वो कौन सी है और आउटसाइड कौन सी है? जो आउटसाइड है उसका मैंने आपको एक एक्रोनिम दिया था, आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर। आईपीएल वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन दिल्ली एंड बैंगलोर, ठीक है। तो आईपीएल में क्या था? आई इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ठीक है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। पी पार्टनरशिप फर्म को कोई दूसरे पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बना सकता। एल, ठीक है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। नेक्स्ट, अगर आपको किसी केस में पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है तो आप वहां जाके अपनी लाइबिलिटी को एडमिट नहीं कर सकते, मतलब अपनी हार नहीं मान सकते, ठीक है, वहां जाके आप अपनी हार नहीं मान सकते। तो आईपीएल तो यही हो गया, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल, आप किसी केस से विड्रॉ नहीं कर सकते, विड्रॉ फ्रॉम केस, आप चाहें तो किसी केस को छोड़ के उसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते, पार्टनरशिप फर्म की परमिशन लेनी पड़ेगी, आप वेवर और विड्रॉ नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप फाइनल, सी, सी से क्या था? सी से क्या था? वर्ल्ड कप फाइनल इज प्लेड बिटवीन, हाँ, कैन नॉट विड्रॉ, विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हाँ, आप पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इन ओन नेम नहीं खोल सकते, यह गलत चीज है, ठीक है। आप गिव अप नहीं कर सकते क्लेम, ठीक है, आप किसी केस में जीत गए हो बट आप वहां पर कॉम्प्रोमाइज या गिव अप नहीं कर सकते क्लेम, गिव अप या कॉम्प्रोमाइज दोनों लिख देता हूं, ठीक है। अब आई होप हो गए 6 के 6 केसेस,
डन? हाँ, चलो, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए उन केसेस के जो आउटसाइड इंप्लाइड अथॉरिटी हैं। अब कुछ ऐसे भी केसेस थे जो विद इन इंप्लाइड अथॉरिटी हैं, जैसे बाय प्रॉपर्टी। आप पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जब मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, यहां पर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अरे यहां प्रॉपर्टी का मतलब है गुड्स, जिस गुड्स में फर्म डील करता है। अच्छा, यहां पर एक और था, एडमिट केस इन आर्बिट्रेशन, मतलब आप पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, पूरे फर्म के बिहाफ पे बाहर वाले पर केस नहीं कर सकते, आपको फर्म से पूछना पड़ेगा, तभी कर सकते हो। बाय प्रॉपर्टी इन गुड्स बिल्कुल कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो और प्लेज भी कर सकते हो प्रॉपर्टी को, क्योंकि हो सकता है यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब गुड्स है जो रेगुलरली बिजनेस जिसमें डील करता है। फिर आप बिजनेस के तौर पर, बिजनेस के बिहाफ पर बोरो कर सकते हो फंड्स, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो डेट्स, मतलब उधारी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू कैन एंडोर्स, ठीक है, साइन, ड्रॉ, क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये सब काम आप कर सकते हो, ये विद इन हो गया। लेकिन फिर ये जो बच्चा था भाई, बड़ा बदमाश बच्चा था। इस बच्चे ने मेरे से पूछा, सर क्या हम लोग पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी को एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी को? तो मैंने बोला हाँ यार, तो एक्सटेंड चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तो आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी को, पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो आउटसाइडर है, जो आउटसाइडर है उसको अगर ये रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, ठीक है, तो ऐसे केस में फर्म कोई भी डेट के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन जो आउटसाइडर है, अगर वो अननोन है कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन की है, उसके बारे में उसको पता ही नहीं है, ऐसे केस में द फर्म इज लायबल। सेक्शन नंबर 20, ये था सेक्शन 20। देखो भाई, अब यहां और जगह नहीं है, ठीक है, अब यहां और जगह नहीं है, ठीक है, अब हमें किताब में जाना पड़ेगा, ठीक है, अब यहां पर और जगह नहीं है, ठीक है, अब हमें किताब में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, अब हमें किताब में जाना पड़ेगा, अब यहां पर और जगह नहीं है, अब कुछ घुसपैठ नहीं हो सकती, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, इसमें जगह ही नहीं है अब कुछ और डालने की, ठीक है। कि सर जो सेक्शन 25, 26, 27 है पर्सनल प्रॉफिट्स और लाइबिलिटी पे जो कहानी है कि 27 मिस एप्लीकेशन के बारे में बात करता है, 26 बात करता है, ठीक है, 26 बात करता है आपके पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। बट एक काम करते हैं, अब हमारा ये हो गया ना, अब एक बार काम करते हैं, अब ना एक्ट में चलते हैं, ठीक है, और एक बार एक्ट के थ्रू चलते हैं और जो जो चीजें छूटी है ना उनको कवर कर लेते हैं। अब एक बार मटेरियल खोल लेते हैं, अब एक बार मटेरियल खोल लेते हैं। आओ सर, अब खाली हमें बोलना है ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है सर, हो गया हो गया हो गया हो गया, अब मजा आएगा। ये भी हो गया, 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 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। जो चीजें बाकी है वो करेंगे, मैप तीनों चीजें चाहिए, तीनों चीजें हो गई, ठीक है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन पर आते हैं। अच्छा, इनमें से डिफरेंस बिटवीन आपके कोई से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको एक बार फटाफट देख लेते हैं। सर सबसे पहले पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला है लीगल स्टेटस का। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पार्टनरशिप फर्म का नहीं होता है।
कंपनी में म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता है, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, कंपनी में डिविडेंड होता है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, सर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ना वो एक्सटेंड करती है अपने पर्सनल एसेट्स तक भी, लेकिन कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट गारंटीड या अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अनपेड। प्रॉपर्टी, सर जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनर की प्रॉपर्टी है वो पार्टनर की प्रॉपर्टी है, उसी तरह जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है और जो कंपनी की है वो कंपनी की है। ठीक है सर। ट्रांसफर ऑफ शेयर, पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनरशिप में अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन नंबर 29 के तहत आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, आप बाद में कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स मैनेज करते हैं, सब बताऊंगा यार। लेकिन कंपनी में बिजनेस कौन मैनेज करता है? कंपनी में बिजनेस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैनेज करते हैं। नेक्स्ट सर, उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप फर्म को किसी भी समय डिसॉल्व किया जा सकता है। सेक्शन 40, 41, 42, 43 और 44 डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए आपको कोर्ट से एनसीएलटी का परमिशन लाना कंपलसरी है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, देखिए यहां पर बोलता है कंपनीज एक्ट में 464 में 2013 के, यही मैं सुबह के क्लास में बोल रहा था, मैक्सिमम नंबर 100 है, लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है दैट इट इज लिमिटेड टू 50। तो जब भी आप पढ़ोगे ना कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं, द आंसर इज 50। नेक्स्ट, कंपनी में कितने हो सकते हैं? 200, प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। सर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म तभी खत्म हो जाता है जब कोई पार्टनर मरता है, लेकिन यहां पर परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, पार्टनरशिप और क्लब में जो डिफरेंस है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, हो सकता है इस बार आपको पेपर में देखने मिल जाए। पार्टनरशिप जो है वो भी एक एसोसिएशन है, क्लब जो है वो भी एक एसोसिएशन है। फर्क ये है, पार्टनरशिप जो एसोसिएशन है उसमें म्यूचुअल एजेंसी प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया है, क्लब को खाली मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज किया गया, प्रॉफिट करने के लिए नहीं। 5 से 7 काफी है, 7 इज मोर देन इनफ। वहां पर रिलेशनशिप, यहां पर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी रहता है, क्लब में ऐसा कोई भी एजेंसी वाला फंक्शन नहीं रहता है, सब इंडिपेंडेंट है। इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी में पार्टनर का इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्लब की नहीं होती। देखता नहीं, स्विमिंग किया, पानी गंदा छोड़ दिया, टेबल टेनिस खेला, वो रैकेट वहीं पर टेबल पर छोड़ दिया, उसमें इंटरेस्ट नहीं है ना, अपनी थोड़ी ना। नेक्स्ट, पार्टनर हैज इंटरेस्ट। हाँ, फिर आया डिसोल्यूशन। अ चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट्स इट्स एग्जिस्टेंस। पार्टनर अगर मरा जाता है तो पार्टनरशिप फर्म चेंज हो जाता है, एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है, लेकिन क्लब में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, फिर आता है पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। देखो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े इजी से हैं, जैसे पार्टनरशिप बनता है अग्रीमेंट से, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनता है स्टेटस से, क्योंकि जो अगर उसमें पैदा हुआ तभी पार्टनर बनेगा। डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर पार्टनरशिप में आदमी मरता है तो पार्टनरशिप फर्म खत्म। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब कोई मेंबर मरता है तो सब तो पहले रोते हैं, लेकिन बाद में खुश हो जाते हैं क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा और उनका शेयर बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर करते हैं, एचयूएफ में करता है, द सीनियर मोस्ट मेंबर। यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ है, पहले था कि मेल मेंबर ही करता बन सकता है, अभी उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरीज देख लिया है, तो उसके बाद अब उन्होंने फीमेल मेंबर को भी जगह दे दी है यहां पर। नेक्स्ट, हर पार्टनर के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी एक्टिविटी से बाकी पार्टनर को बाइंड कर दे, लेकिन यहां पर सिर्फ करता ही कर सकता है। लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अकाउंट्स क्लोजर, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा कठिन है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, हालांकि मैं बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि बुक्स जब बंद करा रहे, पार्टनरशिप जब बंद हुई तो आप बुक्स को मांग सकते हैं, लेकिन एचयूएफ के केस में एक बार एचयूएफ टूट गया तो अब आप बुक्स को देख नहीं सकते। गवर्निंग लॉ, पार्टनरशिप में लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पर लगता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है। माइनर, पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एंटर करा सकते हैं, लेकिन एचयूएफ में जिस दिन एक माइनर पैदा होता है उस दिन से उसका शेयर हो जाता है। ठीक है सर। कंटिन्यूटी, फर्म
की कंटिन्यूटी सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट है, लेकिन HUF की कम्युनिटी सब्जेक्ट टू पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में 50 लिमिटेड है, HUF में अपना अपना कैपेसिटी है, अपनी अपनी फैमिली अपने अपने हिसाब से मेंबर पैदा कर रहे हैं। बिजनेस में शेयर सबसे सही है, पार्टनरशिप में शेयर आपका डेफिनेट है क्योंकि आपका कैपिटल डेफिनेट है, लेकिन HUF में क्या है, HUF में जब तक तुम पैदा करते जाओगे तब तक शेयर फ्लक्चुएटिंग है, मेंबर बढ़ेंगे शेयर बढ़ेगा, मेंबर घटेंगे शेयर घटेगा, सिंपल सी बात। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है? देखिए, पार्टनरशिप में आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करके साथ में बिजनेस कर रहे होते हो, को ओनरशिप में बिजनेस जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, को ओनरशिप में इंप्लाइड एजेंसी नहीं है। पार्टनरशिप में जब लोग साथ में काम कर रहे हैं उनका एक दूसरे के इंटरेस्ट में और बिजनेस में इंटरेस्ट है। ज्वाइंट ओनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट बांटने के लिए साथ में जुड़े पड़े हैं। लास्ट में आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओनली सब्जेक्ट टू सेक्शन 29 कर सकते हैं, लेकिन को ओनरशिप में आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम इन दिस टाइम अटेम्प्ट। ठीक है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन, ठीक है, और एसोसिएशन तो एसोसिएशन होता ही है। बात यह है, ठीक है, बस 10 मिनट और बात बस इतनी सी है कि पार्टनरशिप में जो लोग आपस में है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स आपस में है वो काम कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, बट जो एसोसिएशन होता है वो प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है और नॉन प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, जैसे सेक्शन 8 एसोसिएशन। मैं सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कराऊंगा कि बाकी सब तो अपने कर ही चुके हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप वगैरह सब ये हो चुका है, डीड में कौन कौन सी बातें रहती हैं उस डायग्राम में है। टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गया, ठीक है, यूनिट 1 खत्म और यूनिट 2 ऑनवर्ड सारी चीजें अपने कर चुके हैं।